जय हिंद दोस्तों। नालंदा आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज सीरीज का जो है 14 आज आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें जो आज का जो टॉपिक है वो है डिजिटल करेंसी। तो देखें, आरबीआई जो है वो एक डिजिटल करेंसी प्लान कर रहा है। तो सबसे पहले देखें, ये हिंदी में न्यूज़ आया हुआ है। तो जो आरबीआई जो डिजिटल करेंसी प्लान कर रहा है उसका नाम क्या होगा? सीबीडीसी। तो फुल फॉर्म क्या हो गया? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्योंकि आपको पता है कि आरबीआई को सेंट्रल बैंक कहते हैं। हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, तो इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई, राइट। तो बात करें कि ये जो हमारी आरबीआई जो प्लान कर रही है, कौन सा? डिजिटल करेंसी, जिसको आप लोग क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं, राइट। बहुत सुना होगा आपने। तो हम भी जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि ये किया जाए। तो अगर ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा? इससे जो है करेंसी छापने का जो खर्चा है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और इंटर बैंक सेटलमेंट जो होता है, आपको पता है कि हम मान लीजिए कि चेक एक बैंक से दूसरे बैंक में डालते हैं तो उसमें सेटलमेंट में टाइम लगता है, 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। तो वो सारा चक्कर जो है क्रिप्टो करेंसी में जो है क्या हो जाता है? डिजिटल करेंसी में जो है क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और अच्छी बात क्या है, ये रिटेल सेक्टर में भी यूज होगा और होलसेल में भी। तो हमारी आरबीआई जो है ये एग्जामिन कर रही है कि इसको कहां यूज करें, रिटेल में करें, होलसेल में करें। तो लागू करने से पहले वो सारे प्रोज और कॉन और सारे स्टेक होल्डर्स को जो है वो क्या कर रही है? डील कर रही है, उनसे पूछ रही है। ठीक है जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पेपर करेंसी, क्योंकि डिजिटल है तो पेपर करेंसी को जो है ये बचाएगा। पेपर पर जो हमारा काफ़ी जो खर्चा होता है, ठीक है, चाहे उसको प्रिंट करने में, पेपर करेंसी को ट्रांसपोर्ट करने में, पेपर करेंसी को स्टोर करने में, ठीक है, तो जो हमारा खर्चा होता है उसको ये क्या कर देगा? कम कर देगा। यही नहीं, आपको मैं बताऊं कि हमारा जो है करेंसी टू जीडीपी जो रेशियो है वो काफी ज्यादा है। जैसे कि हमारी जो जीडीपी है वो 146 ट्रिलियन रुपीस के आसपास है, ठीक है। तो उसका जो है करीब 14.7% जो है वो हमारी क्या है? आपका करेंसी टू जीडीपी है, जो कि काफी ज्यादा है। क्योंकि जनरली हमारा 12% के आसपास रहता है, बट अभी कितना है? 14.7, यानी ऑलमोस्ट 15%। तो समझ सकते हैं काफी ज्यादा है। तो हमें उसको क्या करने की जरूरत है? कम करने की जरूरत है। तो किसके थ्रू कर सकते हैं? अगर हम डिजिटल करेंसी जो है लॉन्च कर दें तो ये चीज हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। आपको तो पता ही है कि जो डिजिटल करेंसी जो है, जैसे सबसे फेमस है वो क्या है? आपको जो उसका नाम है वो है आपका क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि बिटकॉइंस, राइट। तो ये कौन इसको यूज करते हैं? ये प्राइवेट लोग जो हैं वो इसको चला रहे हैं। जबकि जो भी करेंसी होती है जनरली उसको गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है? बैक करती है। बट क्रिप्टो करेंसी के केस में क्या है कि प्राइवेट चैनल से ये आपका बैक हो रहा है, तो इससे लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। तो अगर आरबीआई इसको जो है प्लान करती है, आरबीआई लॉन्च करती है, तो लोगों का जो ट्रस्ट डेफिसिट है डिजिटल करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइंस जैसे कि एग्जांपल है, उसमें जो है ये लोगों का ये इशू डील होगा। क्लियर है? तो आई होप आपको मेरी बात ये समझ में आ रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक सेटलमेंट वगैरह सारी प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएगी। जो भी ट्रांजैक्शन है वो इंस्टेंट होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यूएस का टाइम जोन क्या है, इंडिया का टाइम जोन क्या है, किस टाइम हो सकता है, नहीं हो सकता। सारी प्रॉब्लम खत्म। फॉरेन ट्रेड की ट्रांजैक्शन फटाफट होंगी, ठीक है, स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। और आज के टाइम में जो है टाइम की वैल्यू है। टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, ठीक है। इस बात को हम लोग अक्सर बोलते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि डॉलर, रुपीस ट्रांजैक्शन करने में हमें बड़ी दिक्कत होती है। आज रेट कितना है, कल रेट कितना था, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी अगर हम डिजिटल करेंसी को, अगर आरबीआई जो है वो लॉन्च कर देता है, ठीक है जी। तो जरा देखें क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। देखो, क्रिप्टो का जो मतलब होता है वो होता है सीक्रेट। क्या होता है? सीक्रेट। और करेंसी आपको पता ही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो ये ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब फिजिकल मनी से ट्रांजैक्शन करते हैं तो हर कोई देखता है, बट क्रिप्टो करेंसी में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसे हर कोई नहीं देखता, इसीलिए इसका नाम क्या? क्रिप्टो, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है सबसे पहले। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था वो ये कि कन्वेंशनल मनी, जो हम फिजिकल मनी जो यूज करते हैं, उसके बदले इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है, इसीलिए इसे डिजिटल करेंसी कहते हैं। ये ध्यान रखना है। और क्रिप्टो करेंसी में मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो ए पर्सन है, ठीक है, इसने जो है बी पर्सन को जो है एक कॉइन दिया, राइट, मतलब एक कॉइन दे दिया इसको जी, ठीक है। तो उस कॉइन का जो है, जो लेजर में क्या होती है आपकी मेंटेनेंस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो लेजर में क्या होता है? जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसका जो है पूरा लिखा जाता है उसे, ठीक है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। उस लेजर को क्या बोलते हैं? हम क्रिप्टोग्राफी करते हैं। जो लोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे माइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो, माइनर मतलब वो छोटे वाला नहीं, वो तो ओ लग जाता है। ये माइनिंग,
ठीक है, तो सिक्कों को गढ़ने को माइनिंग बोलते हैं, या किसी चीज को खोदने को माइनिंग बोलते हैं, तो जो ये काम करता है उसे माइनर बोलते हैं, ध्यान रखना है आपने। ठीक है जी, तो यही जो आपके क्रिप्टोग्राफर्स हैं ये कंट्रोल कर रहे हैं सप्लाई को, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। सबसे जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमारी जो करेंसी है रुपीस, ठीक है, तो रुपीस को वो क्या है, सेंट्रलाइज करेंसी है। क्यों? क्योंकि उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? आरबीआई कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, डिसेंट्रलाइज है। क्यों? क्योंकि जैसे ए ने बी को जो है एक कॉइन दिया, ठीक है, तो ए भी इसको मैं क्या करेगा, इसको जो है मैनेज करेगा, और बी भी इसको लिखेगा। ठीक है, राइट। अब यही कॉइन जो है बी ने जो है सी को दे दिया आपको, ठीक है, तो सी भी इसको करेगा, फिर सी ने इसको डी को दे दिया, तो डी भी इसको मैनेज करेगा, इसको लिखेगा। तो क्योंकि यहां पर पर्सन टू पर्सन जो है क्या हो रहा है, आपका लिखा जा रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, इसी को बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। समझे नहीं समझे? ठीक है, और इसमें क्या होता है, ब्लॉकचेन। क्या बोला? ब्लॉकचेन। जैसे ए ने बी को किया, ये एक ब्लॉक बन गया, बी ने सी को दिया तो दूसरा ब्लॉक इससे जुड़ गया, सी ने डी को दिया, ये तीसरा ब्लॉक जुड़ गया। इस तरीके से ये चेन बनती चली जाती है। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले जो है फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन जिसको बोलते हैं, ये 2009 में जो है, क्या नाम है, एक साहब थे, जापानी साहब जो थे, वो थे साटोशी नाकामोटो। मतलब ज्यादा इनके बारे में नहीं पता है, लेकिन जो मेरे पास जो नॉलेज अवेलेबल है वो मैंने आपसे शेयर किया। और आपका जो है सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है आपकी, जिसका नाम है अल साल्वाडोर, ठीक है, वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में क्या किया, एडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया। तो इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान से जानें। अब ये जो आपका क्रिप्टो करेंसी जो है, ये कॉइन के रूप में भी हो सकता है, टोकन के रूप में भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसके रूप में चल रहा है, कॉइन के रूप में चल रहा है। इसके एग्जांपल है बिटकॉइन, क्योंकि सबसे ज्यादा फेमस यही है। फिर क्या है आपका, ये है आपका एथेरियम, ठीक है, रिपल, ये है आपका लाइट कॉइन, ये है आपका कार्डोनो, ये है लोटा, ये अलग अलग हैं। ध्यान दें, यूपीएससी आपसे कभी भी ये नाम पूछ सकता है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, इनके एग्जाम्पल को भी याद रखें। और अगर मैं टोकन की बात कर रहा हूं तो ट्रोन, ठीक है, बाइटोन, ठीक है, वी चेन, ऑक्स, ओमिसिगो, ओगोर, ये कुछ नाम जरूर ध्यान रख ले, क्योंकि अगर फिल्म्स में क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये क्या, ये किसका एग्जांपल। बिटकॉइन तो हर कोई पकड़ लेगा, लेकिन इन सारे नंबर जो नाम जो हैं, एथेरियम जो है, रिपल है, ये थोड़े पकड़ने मुश्किल हो जाते हैं। अगर आपने एक बार ध्यान दे दिया, दो चार बार लिख के प्रैक्टिस कर ली, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। राइट। अब ये काम कैसे करता है, जल्दी से देखें। ए जो है वो बी को ट्रांसफर करना चाहता है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, तो ए ने बी को ट्रांसफर किया, तो ये जो ट्रांसफर किया इसको हम ब्लॉक के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? और जब ए बी को दे रहा है तो ये अलग अलग जगह पर जो है क्या होता है, इसका जो है मतलब रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है जी, तो ए ने जो है बी को पैसा दिया, तो ये सारा रिकॉर्ड हो गया, और फिर ऐसे बी सी को देता, इस तरीके से ये ब्लॉकचेन बनता चला जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हर किसी के नेटवर्क में ये जो है ट्रांजेक्शन जो है शो करता है, ताकि एक व्यक्ति को गड़बड़ ना कर सके। क्योंकि अगर सपोज करो ए ने गड़बड़ की, जैसे ये ए है, इसने गड़बड़ की, तो वो बी के कंप्यूटर में तो जाके नहीं कर सकता, सी के कंप्यूटर में जाके तो नहीं कर सकता, डी के कंप्यूटर में तो जाके नहीं कर सकता। इसीलिए ये काफी सेफ है, ये ध्यान रखें आप इस बात को। क्लियर है कि नहीं? देन आगे बढ़े, वो क्या है, ये कैसे काम करता हूं पहले बता चुका हूं, डिसेंट्रलाइज है। क्लियर है कि नहीं? तो ये मैं आपको पूरी बात बता चुका हूं, पीयर टू पीयर काम करता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और डिसेंट्रलाइज मतलब क्या है कि इसमें सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी वाला जो सिस्टम जो है, ब्लॉकचेन जो आपका जो सिस्टम जो है, ये सिर्फ करेंसी में यूज होता है। नहीं, ये ब्लॉकचेन जो सिस्टम जो है आपका, ये टेक्नोलॉजी जो है ऑटोमोबाइल में भी यूज हो सकता है। कैसे? क्योंकि जैसे कार है, अब एक कार मतलब ए पर्सन ने जो है अपनी कार बी को बेची, फिर बी ने सी को बेची, सी ने डी को बेची, तो इस तरीके से कार जो है उसके मालिक बदलते रहते हैं। तो आप उनके सारे के सारे ऑनरशिप के जो है क्या कर सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा क्या है आपका, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसमें जो ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए तो हम यूज करते ही करते हैं। तीसरा क्या है आपका, जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स के जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो भी हम बिना किसी के प्राइवेसी को ब्रीच किए उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ए पेशेंट है, वो गया मतलब कि बी डॉक्टर के पास, ठीक है, तो बी ने उसके बारे में कुछ चीजें लिखी। अब वो नेक्स्ट टाइम गया तो वहां पे बी डॉक्टर नहीं था, सी डॉक्टर था। तो अब सी डॉक्टर जो है उसको उसने बी डॉक्टर ने जो जो बातें लिखी थी वो तो देखेगा, और साथ में अपनी कोई रिकमेंडेशन है तो वो भी उसमें ब्लॉक ऐड कर देगा। फिर सपोज करो उसको डी डॉक्टर मिला तो वो अपनी रिकॉर्ड उसमें ऐड कर देगा। तो इस तरीके से पेशेंट की जो भी हेल्थ डिटेल्स हैं वो उसमें क्या की जा सकती हैं, रिकॉर्ड की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्या है, वोटिंग।
ये भी ध्यान रखना है आपने, ब्लॉकचेन हेल्थ केयर के बाद वोटिंग में भी यूज किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इमीडिएट रिजल्ट आ सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान रखना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है सिर्फ फाइनेंस में ही नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर और वोटिंग में भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन के फायदे क्या हैं? ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेंट्रलाइज तो है नहीं, डिसेंट्रलाइज है, तो जब सबके उसमें आ रहा है कि किसने किसके साथ जो है ट्रांजैक्शन की, तो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी आ गई। दूसरा, एक्यूरेट ट्रैकिंग। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे ये ट्रांजैक्शन होता है उसका ब्लॉक बन जाता है, दूसरे का फिर दूसरा ब्लॉक बन जाता है, तीसरा ब्लॉक बन जाता है, तो आप उसे आराम से क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तीसरा क्या, परमानेंट लेजर है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं कि कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता। समझे नहीं समझे? तो एक ब्लॉक के बाद ब्लॉक जो है वो ऐड होता जाता है। फिर फोर्थ क्या है, कॉस्ट रिडक्शन। क्योंकि आपको जो है नोट तो छापने नहीं पड़े, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट तो करना नहीं पड़ा, उसे स्टोरेज तो करना नहीं पड़ा, अगर वो खराब हो गए तो फिर दोबारा प्रिंट तो नहीं करना पड़ा, तो इस तरह से पैसा भी बचता है। अच्छा, इसका माइनस पॉइंट क्या है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, हर कोई इसको नहीं समझ सकता, तो इसीलिए इसको इंप्लीमेंट करने में भी काफी दिक्कत आती है। फिर क्या, रेगुलेटरी एप्लीकेशन भी है। क्यों? क्योंकि इसको आरबीआई जो है वो तो नहीं चला रहा, सेंट्रल बैंक तो इसको क्या नहीं कर, रेगुलेट नहीं कर रहा, तो इसको रेगुलेट करने वाले बहुत सारे, तो ये कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। और फिर क्या है, कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, फिर सेंट्रलाइज है, फिर बहुत सारे डिसेंट्रलाइज हैं, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से ये अलग अलग क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म है, जैसे बिटकॉइन, ठीक है, एथेरियम, रिपल, तो इनमें भी आपस में क्या होता है, कंपटीशन होता है। तो ये भी इसका जो है माइनस पॉइंट है, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब एक 80 गर्ग कमेटी जो है उसका रिकमेंडेशन 2019 में आया। कौन है 80 गर्ग? ये आपके सेक्रेटरी थे, किसके, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, ये ध्यान रखना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भाई कि क्रिप्टो करेंसी को बैन क्या कर दो, कर दो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है, इसके प्राइस जो हैं बहुत ही ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए इसको क्या कर दो, बैन कर दो। ठीक है जी, तो आपने देखा कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात एससी गर्ग कमेटी ने की। तो ध्यान रखें, एससी गर्ग कमेटी जो है वो डिजिटल करेंसी के ऊपर जो है बनाई गई थी। ध्यान रखना, कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है एससी गर्ग कमेटी किसके लिए बनी हुई थी, आपकी डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर यह कमेटी बनाई गई थी। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि भाई बैन तो करना ही काफी नहीं है, साथ ही साथ क्रिप्टो की जो एक्टिविटी होती है तो उसको पनिश भी किया जाए, उसके ऊपर फाइन लगाया जाए या उसको जेल में डाला जाए 10 साल तक के लिए, या दोनों ही, 10 साल के लिए जेल भी दे दो और उसके ऊपर फाइन भी लगा दिया जाए। राइट, और इसीलिए जो है इन बातों के ध्यान में रखते हुए जो है एक आपका एक्ट आया, बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी एक्ट 2019, जिसमें बोला गया कि भाई क्रिप्टो करेंसी को आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में नहीं यूज कर सकते, और ऐसा करोगे तो ये पनिशेबल है। अच्छा, दूसरी बात जो है उन्होंने कही कि ऑफिशियल डिजिटल करेंसी होनी चाहिए, यानी कि आरबीआई को अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करनी चाहिए। देखिए, आज का टाइम जो है वो डिजिटल करेंसी का है, राइट, इसका टाइम आ चुका है, अब आप आंख बंद नहीं कर सकते। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं या फिर प्राइवेट को अपनाएं। तो अच्छा है ना कि इस नई टेक्नोलॉजी को हम अपनाएं, ताकि प्राइवेट टेक्नोलॉजी या प्राइवेट करेंसी के जो भी क्या है माइनस पॉइंट है उससे हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? इसके लिए जो है एक आपका ग्रुप बनाया गया, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के साथ साथ जो है आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी जो है शामिल किया गया, और डीएफएस जो है इनको भी शामिल किया गया। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, एक एप्रोप्रिएट मॉडल ऑफ डिजिटल करेंसी इंडिया में कैसे लाएं, ये जो है डिसाइड किया जा सके। क्लियर है कि नहीं? तो आपको पता ही है कि करेंसी का रेगुलेटर कौन है इंडिया में, आरबीआई। तो पूरे करेंसी का जो है, डिजिटल करेंसी का भी जो है एप्रोप्रिएट रेगुलेटर कौन हो सकता है, आरबीआई हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। ठीक है जी, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि डीएलटी की बात की गई, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। मैंने आपको पहले बताया था ये क्या होता है, थोड़ा सा जो है हर कोई उसमें लेजर मेंटेन करता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें कि इस ऐसा करने से जो है आपका केवाईसी की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो कम हो जाती है। ठीक है, और इसमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट कौन देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो जीएसटी जो है, ठीक है, वो भी, यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स जो नेटवर्क जो है वो भी इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्यारे बच्चों, मैं रिसेंट डेवलपमेंट की बात करूं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आरबीआई ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। ठीक है, लेकिन 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 फिर ये मामला क्या, देखिए आरबीआई है, इसने जो है बिटकॉइंस को जो है क्या कर दिया, इसके ऊपर बैन लगा दिया, बेचारा बिटकॉइन जो है पास में आराम से बैठ गया। लेकिन अब आप देखें, बिटकॉइन को सुप्रीम कोर्ट से जो है क्या मिल गई, आपको जो है छूट मिल गई। क्यों? क्योंकि मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि भाई ये जो आपने बिटकॉइन के ऊपर बैन लगाया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
समझे कि नहीं समझे? तो लेकिन ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी जो है उसको अगर आप करेंसी के रूप में यूज करेंगे तो वो इलीगल है, लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, नहीं समझे, तो वो अलाउड, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो अलाउड है। ध्यान देना इस बात को कि क्रिप्टो करेंसी को आप एज अ करेंसी यूज नहीं कर सकते कि आपको कोई सामान खरीदना है तो आप क्रिप्टो करेंसी यूज कर दें, ये इंडिया में अलाउड नहीं है, वो अभी भी लीगल है, मतलब लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना यूपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। अब मैं जो न्यूज था आपका कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी, ठीक है, कि हमारा जो आरबीआई जो है वो ये लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉवरेन करेंसी हो जाएगी, राइट, ये ध्यान रखना। सॉवरेन करेंसी मतलब कि इंडिया की अपनी डिजिटल करेंसी होगी और जो आरबीआई जो है वो अपने बैलेंस शीट में इसको यूज भी कर पाएगा, ये और अच्छी बात है। इस डिजिटल करेंसी को हम डिजिटल मनी या साइबर कैश भी कहते हैं, तो ध्यान रखना ये इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। और इसका फायदा क्या होता है, ये बॉर्डरलेस है, कहीं भी आप कर सकते हो, राइट, और इंस्टेंट कर सकते हो, तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और डिजिटल करेंसी का एग्जांपल क्या है, क्रिप्टो करेंसी या फिर आपको पता है बिटकॉइंस वगैरह। अब अलग अलग देशों ने अपने कुछ नेशनल डिजिटल करेंसी जो लागू या तो कर दी हैं या करने वाले हैं, जैसे स्वीडन में इसका नाम क्या होगा, डिजिटल करेंसी का कोरोना, ठीक है, बहामास का $100 इन्होंने अपने कंट्री के लोगों को दे भी दिया। चाइना आपको पता है इकोनॉमिक जायंट का इंटरनेशनल जायंट, इसका नाम है ERMB, इसने अपने डिजिटल करेंसी का नाम रखा है, यानी डिजिटल रेनमिनबी और या फिर डिजिटल युआन। ब्रिटेन ये प्रपोज्ड अभी आया नहीं है, ब्रिटकॉइन, रशिया का क्रिप्टो रूबल। तो ये सिर्फ आरबीआई नहीं कर रहा है, ध्यान दें, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि दुनिया के बाकी देश भी कर रहे हैं, तो इसलिए इसका टाइम आ चुका है और अब हमें इसके लिए जो है एफर्ट लगाना होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये जो आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है ये आप किस लेवल पे होंगे, तो 2 लेवल पर, रिटेल लेवल पे और होलसेल लेवल पे, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो रिटेल लेवल पे कौन यूज करेगा, कॉर्पोरेशन यूज करेंगे, हाउस होल्ड जो है वो यूज करेंगे, इंडिविजुअल्स यूज करेंगे। लेकिन अगर होलसेल लेवल की बात करें तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, वो इसको यूज करेंगे, जैसे बैंक्स हैं, ठीक है, एनबीएफसीज हैं, वो इसे यूज करेंगे। तो ध्यान दें, दोनों लेवल पे लागू करने की बातचीत चल रही है, ठीक है। इसका एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला तो ये है कि फिजिकल कैश का ये बहुत जबरदस्त ऑल्टरनेटिव है। क्यों, क्योंकि कागज की करेंसी है, पेपर फट गया, मतलब कि गल गया, फट कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन डिजिटल करेंसी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो प्रिंटिंग कॉस्ट बच गया हमारा, स्टोरिंग कॉस्ट बच गया हमारा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गया हमारा, ठीक है, और रिप्रिंटिंग भी कॉस्ट बच जाता है, ये सबसे बड़ा फायदा। दूसरा, रियल टाइम मनी ट्रांसफर होता है। आज के टाइम में जो है ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है, हमने उस बैंक को ट्रांसफर किया लेकिन ट्रांसफर होने में टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप किसकी बात करें, डिजिटल मनी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, उसी टाइम ऑन द स्पॉट ट्रांसफर होता है, विद इन सम सेकंड जो है ट्रांसफर होता है। अच्छे, क्योंकि मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इसमें काम करता है, इसलिए इसको ट्रैक करना काफी आसान होता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आरबीआई इसको जो है रेगुलेट करेगा तो जो इसमें जो इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था कि ये बड़ा वॉलेटाइल था, ठीक है, तो इस वॉलेटिलिटी जो है इसकी क्या हो जाती है, कंट्रोल में आती है, राइट। तो अब इंडिया को मतलब क्यों इसको लॉन्च करना चाहिए, तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम चाहते हैं दुनिया में डिजिटल रुपी की सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, या हमारे सामने सबसे अच्छा जो है ये एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है डॉलर पर से अपनी डिपेंडेंसी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, राइट, तो इसमें हमें नहीं चूकना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर डिजिटल मनी हम स्टार्ट करते हैं तो जितने भी माल प्रैक्टिसेस हैं, चाहे टैक्स की चोरी का या टेरर फंडिंग का या मनी लॉन्ड्रिंग का, ठीक है, लॉन्ड्रिंग मतलब आपको पता है कि धोना होता है, राइट, कपड़े को हम लॉन्ड्रिंग करते हैं, ठीक है, तो मैले कपड़े को साफ करते हैं, तो ऐसी काले धन को, सफेद धन यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, ठीक है। या टेरर फंडिंग जो होता है, ठीक है, कि आतंकवादियों को जो पैसा जाता है, या आपके जो है टैक्स बचाने की जो कोशिश करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो है जैसे ट्रांजैक्शन होगा वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन किसको पता लग जाएगी, आरबीआई को पता लग जाएगी। तो आरबीआई से बचकर कोई पैसा इसको बचा ही नहीं सकता, आरबीआई की नजर से बचा के कोई टेरर को पैसा दे ही नहीं सकता, आरबीआई से बचाकर कोई काले धन को सफेद धन कर ही नहीं सकता। सोच के देखिए कि एक ही करेंसी से कितनी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आगे देखें, अगर हम सीबीडीसी लाते हैं तो आरबीआई को जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का मौका मिलता है, क्योंकि आरबीआई अभी जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है आपको पता है फिजिकल मनी के लिए बना रहा है। तो अगर हम जो है अपना डिजिटल करेंसी लेकर आते हैं तो आरबीआई फिजिकल मनी के साथ साथ डिजिटल मनी के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी बना पाएगा,
ठीक है, तो आरबीआई को और हम एम्पावर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है वो ये है कि आरबीआई, जो कि इसी पॉइंट को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कि सारे ट्रांजैक्शन को क्या कर पाएगा, मॉनिटर कर पाएगा। सारे क्रेडिट फ्लो को जो हमारी इकोनॉमी में चल रही है उनको मॉनिटर कर पाएगा। उससे जो भी स्कैम है, फ्रॉड है, उसको हम इंस्टेंटली क्या कर सकेंगे, पकड़ पाएंगे। प्यारे बच्चों, और आगे देखें हमें इसकी क्या जरूरत है। तो जो लोग जो हैं क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, अगर आपके पास दो ऑप्शन हो, एक जो है आपके आरबीआई का या किसी भी सेंट्रल बैंक का जो डिजिटल मनी है उस पर आपको जो है इन्वेस्ट करना हो, और एक आपको जो है प्राइवेट जो डिजिटल मनी जैसे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है उस पर आपको करना हो, तो आप किस पे करोगे, आप आरबीआई पे करोगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो सॉवरेन गारंटी है। समझे नहीं समझे? तो आप जो है, जो इन्वेस्टर्स को जो है आप करंट क्रिप्टो एसेट्स में क्या करोगे, इन्वेस्ट करने से डाइवर्ट कर पाओगे। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा क्या है कि क्या होता है कि जो अभी की जो सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम जो है, उसमें क्या होता है, बैंक की परमिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन ये जो आपका क्रिप्टो करेंसी है, इसमें बैंक का रोल खत्म। समझे नहीं समझे? कि ये नहीं है कि बैंक जो है, अब जैसे आपने कोई, आप क्या करना है, आपने अभी कोई पैसा इंस्टेंट किसी को ट्रांसफर करना है, एनईएफटी करना है, आरटीजीएस करना है, कुछ भी बनाना है, तो उसमें बैंक के उसमें जाता है, फिर आगे वहां जाता है। यहां खत्म, बैंक का रोल काफी कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और सबसे अच्छी बात क्या है कि आज का जो टाइम है टेक्नोलॉजी का है। किसका टाइम है? टेक्नोलॉजी का टाइम है। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कि जो हो रहे हैं, जिसमें प्रोग्राम वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, चाहे लोन के फील्ड में हो, इंश्योरेंस के फील्ड में हो, स्टॉक के फील्ड में हो, ठीक है, या और भी कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो, उसमें आप जो है इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन क्या कुछ कमियां हैं? जी हां, हमेशा जब कोई अपॉर्चुनिटी होती है तो उसके साथ साथ चैलेंजेस भी आते हैं, तो हमें उन चैलेंजेस को भी पहले डील करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है सेफ्टी और सिक्योरिटी का, ठीक है, क्योंकि जो मिस्टर गॉक्स का ये आपका दे रखा है, ठीक है, उनकी बैंकरप्सी पूरा ही उनका पैसा जो है साइबर अटैक करके ले लिया गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं या ट्रांजेक्शन करते हैं वो एनोनिमस होते हैं। ओके सर, अभी तो आपने बताया कि ये बड़ा ट्रांसपेरेंसी वाली बात है, अब आप कह रहे हो कि एनोनिमस है, तो ये दोनों चीजें साथ साथ कैसे हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आप जैसे जैसे ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें ब्लॉक बनता जाता है, और ये इसकी चेन को ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो इस तरह से तो हम बड़ा आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये जो है, ये पर्सन जो है, ठीक है, इसका रियल नाम क्या है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये छोटी सी इसमें एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके नाम जो है वो कोडेड होते हैं। क्या होते हैं? कोडेड होते हैं। वो हर कोई आराम से नहीं पढ़ सकता। क्लियर है कि नहीं? तो यह भी ध्यान रखना है। तो इसलिए इन्वेस्टर का जो प्रोटेक्शन जो है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दुनिया भर में क्या होता है, खैर कोई भी करेंसी जो आती है उसका कस्टोडियन कोई और होता है, रेगुलेटर कोई और होता है। लेकिन यहां पर क्या है, कस्टोडियन और रेगुलेटर जो है खुद ही जो है वो क्या, क्रिप्टो करेंसी है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे जो है आपका जो कॉन्फ्लिक्ट आता है इंटरेस्ट का, उसको कैसे डील करेंगे। नेक्स्ट देखें, मैंने आपको पहले बोला कि कोई रेगुलेटर नहीं है, ठीक है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर सेंट्रल बैंक इसको रेगुलेट करती है तो काफी सारी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। देन आगे बात करें, मैं पहले बता चुका हूं कि बहुत ही वॉलेटाइल है। क्यों? क्योंकि कभी इसकी कीमत बहुत ही नीचे गिर जाती है, कभी इसकी कीमत बहुत ऊपर हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए जो आपका टेस्ला है, तो टेस्ला ने बोला कि भाई हम जो है किस में करेंगे, क्रिप्टो करेंसी में जो है बिटकॉइंस में डील करेंगे। फटाफट इसका पैसा जो है वो ऊपर बढ़ने, इसकी वैल्यू बढ़ने लगी, ठीक है। मार्च 21 में उन्होंने कहा, फिर मई 21 में उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे, धड़ाम से इसकी वैल्यू गिर गई, राइट। तो ये क्यों हुआ, इतना वॉलेटाइल क्यों हुआ? क्योंकि इसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। प्राइवेसी जो है इसमें क्या हो जाती है कि थोड़ा सा उसको कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। बेशक कोडेड है, लेकिन आप लोगों के लिए कोडेड है ना, आम लोगों के लिए कोडेड है ना। लेकिन जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं वो तो फट से निकाल लेंगे किसके बीच वो क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, किसके बीच में नहीं हो रहा। तो और आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ने हमारी प्राइवेसी के साथ जो है बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की है, और ये वाली बात इसमें भी अप्लाई होती है। और इंडिया की अगर बात करें या इंडिया जैसे देशों की बात करें तो डिजिटल लिटरेसी जो है वो बहुत कम है। तो जब लोगों में डिजिटल डिवाइड है तो उस डिजिटल डिवाइड के होते हुए इस डिजिटल करेंसी को इंप्लीमेंट करना बहुत ही टेढ़ी खीर है, राइट। तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
प्यारे बच्चों, इसके लिए जो है एक आपका लेजिस्लेशन भी लाया जा रहा है, क्योंकि आरबीआई अगर कोई चीज स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली लॉ के साथ होगा। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 में जो है ये लाया जा रहा है। ठीक है, तो जिससे जो है ये सारे प्राइवेट डिजिटल करेंसी को क्या कर देगा, बैन कर देगा। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वो सारे स्टॉक होल्डर को वो जो है देखेगा। राइट, क्लियर है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें डीएलटी यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा, तो ये भी इसमें अच्छी बात है। अब सवाल ये है इसका वे फॉरवर्ड क्या, आगे हम कैसे बढ़े। ठीक है, तो ये तो सही है कि नेशनल डिजिटल करेंसी के आने से प्राइवेट ऑन जो क्रिप्टो करेंसी है उसके जो थ्रेट हैं वो कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेने हैं, जैसे लोगों में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना पड़ेगा और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी मेथड जो है वो हमें एक एडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी मेथड अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना इसकी जो सिक्योरिटी जो है, इसका जो वैल्यू जो है वो कुछ नहीं है, क्योंकि किसी ने भी जो है साइबर अटैक हुआ और सारा पैसा जो है एक सेकंड में इधर से उधर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग जो हैं इस साइबर डिजिटल करेंसी की इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे होंगे। लेकिन 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 जब तक मैं आप लोगों को एक बात ना बताऊं, वो क्या है, डिजिटल प्रॉक्सी वॉर, जो कि अमेरिका और चाइना के बीच में हो रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि डॉलर जो है वो अनचैलेंज्ड है, लेकिन इस ट्रेड वॉर की वजह से जो है एक नया प्लेयर उभर कर आ रहा है, चाइना, और उसकी जो डिजिटल करेंसी है वो है डिजिटल रेनमिनबी। ठीक है, जिसे आरएमबी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो अगर हमें इस न्यू इंटरनेशनल एरिना में अपनी प्रेजेंस जो है दिखानी है अमेरिका और चाइना से हटकर जो है, तो हमें अपनी डिजिटल करेंसी जो है वो लानी होगी। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्यारे बच्चों, इसके अलावा देखें, इससे रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन है, आप जरा इसका आंसर दें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जो है वो क्या है, डी। राइट, और अगर आप ना पढ़ पाए हो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कर दिया करें और फिर आंसर जो है बाद में देखें इसका। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आपके लिए बता दूं कि इसमें जो है कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं जो सही नहीं है, क्योंकि तीनों सही हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। क्लियर है कि नहीं? फिर थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि कौन से बेनिफिट हैं इसके। तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, तो सारे आंसर सही हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा करेक्ट है। तो आपको बता दूं, ओनली वन, इंडिया में इट इज नॉट रेगुलेटेड इंडिया अभी तक ध्यान रखें। ठीक है, जब हमारी अपनी करेंसी आ जाएगी तब ये लाइन सही नहीं होगा, ध्यान रखना। मैं फिलहाल जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक ये रेगुलेटेड नहीं है। ठीक है, और इंडिया में ये इलीगल भी नहीं है, आपको मैंने बताया। हां, फिर से बोल रहा हूं मैं कि अगर आप इसको करेंसी के रूप में यूज करेंगे तो इलीगल है, लेकिन ट्रेड करेंगे तो इलीगल नहीं है। तो आंसर इसका क्या होगा, सिर्फ ए। अब इसका जवाब आपने देना है, एससी गर्ग कमेटी जो है वो किससे डील कर रही है। तो आपके सामने ये चार ऑप्शन है, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल करेंसी, डिजिटल एजुकेशन और नन ऑफ दीज। क्लियर है कि नहीं? ध्यान रखना, डिजिटल पेमेंट और डिजिटल करेंसी में अंतर है। अगर मैं पेटीएम से, फोन पे से या कोई भी मतलब कि मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो वो डिजिटल पेमेंट है, लेकिन जब मैं क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूं वो डिजिटल करेंसी है। राइट, एनीवे आंसर क्या है इसका आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जो है क्या करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। शेयर करने के लिए आप लोगों को मैं बता दूं, आप बच्चों को जो है, अपने फ्रेंड्स को जो है व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, उनको सेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने स्टेटस पर भी डालकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकते हैं। इसके अलावा जो नालंदा आईएएस एकेडमी जो है वो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ऑफर करता है। ठीक है, और हमारी जो टेस्ट सीरीज है मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो पहले इजी क्वेश्चंस आपको देते हैं, उसके बाद जो है आपका इंटरमीडिएट क्वेश्चंस होते हैं, एंड देन फिर आपका एडवांस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और फिर 1+1 स्ट्रेटेजी से आपको रिवीजन करवाते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमें इन नंबर पे कॉल करें। ठीक है, और सबसे अच्छी बात और भी है वो ये कि इसके साथ साथ जो है क्लासेस वो ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, दोनों आपको जो है अवेलेबल करवाई जाती है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप हमें इन नंबर पे कॉल करें। फिर आरपीएससी की, ठीक है, आपको पता ही कि नोटिफिकेशन लागू हो गया, जारी हो गया है। ठीक है, तो आप जो है इसके रिलेटेड टेस्ट सीरीज और क्लासेस के लिए भी जो है हमें इन नंबर पे फोन कर सकते हैं।
ठीक है, और फिर आंसर राइटिंग, क्योंकि इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। तो हम 2 आंसर जो है डेली आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, एक स्टैटिक पोर्शन पर, एक करंट पोर्शन पे, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, एक साथ 20 क्वेश्चन कोई बच्चा नहीं कर सकता। अगर आप फ्रैंकली स्पीकिंग आंसर राइटिंग आपको नहीं आती, 20 क्वेश्चन लिखकर आप कुछ नहीं सीखने वाले, क्योंकि जो आप पहले क्वेश्चन गलती करेंगे वही दूसरे में करेंगे, वही तीसरे में करेंगे, तो कोई बेनिफिट नहीं है इसका। तो इसलिए आप 1 बाय 1 वही ब्लॉक चेन, ठीक है, कि पहले एक को लिखें, फिर जब वो आ गया फिर दूसरा लिखें, फिर तीसरा लिखें, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके आप अपनी आंसर राइटिंग को भी डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।